नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ उत्साह और अट नहीं रही है, इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, उसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। प्रश्न उत्तर, फुल एक्सप्लेनेशन और समरी, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवजनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा। और बच्चों, मैं अभी उत्साह और अट नहीं रही का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। उत्साह का पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? अथवा बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहा गया? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा कवि निराला ने बादलों से गरजकर बरसने को क्यों कहा है? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, यानी बादल को क्रांति का दूत मानता है। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उससे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है। दूसरा प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? अथवा उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। उत्तर, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमरन घुमरन से मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप को हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? उत्तर, कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। प्रश्न संख्या 4, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। उत्तर, निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य है। पहला, घेर घेर घोर गगन। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अब रचना और अभिव्यक्ति के तहत प्रश्न है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। उत्तर, लखिए काले काले बादल, नील सिंधु में खिले कमल दल, हरित ज्योति चपला अति चंचल, सौरभ के रस के छोड़ गए गृह जब से प्रियतम। बीते कितने दृश्य मनोरम, क्या मैं ऐसी ही हूँ अक्षम जो न रहे बस के। यह है पाठ्येतर सक्रियता। बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें और चित्रांकन भी कीजिए, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे अट नहीं रही है का प्रश्न है। पहला प्रश्न, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? अथवा लिखिए। उत्तर, छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है।
आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। यहाँ फागुन की शोभा का ही चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर पर करना, तीनों स्थितियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई है। यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है, वही मानव मन से भी प्रकट हो रहा है। दूसरा प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? उत्तर, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन ही नहीं करता। प्रश्न संख्या 3, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है अथवा अट नहीं रही है कविता में चित्रित फागुन के सौंदर्य के विभिन्न चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का असर है, कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंगों का भरना। उड़ने को परपर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। प्रश्न संख्या 4, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है अथवा अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन के सौंदर्य का चित्रण कीजिए जिसके आधार पर उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न समझा जाता है। उत्तर, फागुन में वातावरण बहुत मीठा और सुहावना होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं, आसमान साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों की समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, वृक्षों पर नए फूल पत्ते उगते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में नहीं होती है। प्रश्न संख्या 5, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, छायावादी शिल्प की पहली विशेषता है प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना। इस कविता में भी फागुन के द्वारा मन की मस्ती और उमंग का चित्रण किया गया है। घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर भी संकेत है और मन में उठी खुशियां की ओर भी संकेत है। छायावाद की दूसरी विशेषता है मानवीकरण। कवि ने फागुन को नायक मानकर उससे वार्ता की है, यानी बातें की है। उससे संबंधित करते हुए कहा है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। छायावाद की तीसरी विशेषता है गति शैली। इसमें भी गीत शैली के सभी गुण है। संक्षिप्तता, अनुभूति, गेयता, प्रभावपूर्ण भाषा। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है सांकेतिकता। छायावाद शब्द से परे बहुत कुछ ध्वनित होता है। यह विशेषता इस कविता में भी है। संस्कृत निष्ठ लघु शब्दों का मतलब छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग भी छायावादी शिल्प की विशेषता है जो इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। आगे प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति के तहत होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। उत्तर, होली के आसपास बसंत ऋतु होती है। सभी पेड़ पौधे पुराने पत्ते गिरा देते हैं तथा नए नए पत्ते धारण करते हैं। खेतों में सरसों फूल उठती है, हर तरफ पीले फूल दिखाई देते हैं। पाठ्येतर सक्रियता, फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। उत्तर, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर चाहे तो आप कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न है, उत्साह कविता किस प्रकार की रचना है? उत्तर, उत्साह प्रकृति प्रेम की कविता है। इसमें फागुन मास के मस्ती भरे वातावरण का चित्र है। प्रश्न संख्या 2,
कवि निराला ने बादलों को बाल कल्पना के से काले क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बादलों का रूप आकार बालकों के बालों के समान काला और घुंघराला होता है। उनके घनघोर रूप को दिखाने के लिए यह उपमा दी गई है। प्रश्न संख्या 3, उत्साह कविता में बादल के माध्यम से कवि निराला के जीवन की झलक मिलती है। इस कथन से आप कितने सहमत असहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, उत्साह कविता में बादल का ओजस्वी रूप प्रकट हुआ है। बादल घुंघराले हैं, उनमें घुमरन है, जोश है, बिजली है और सौंदर्य है। निराला का जीवन भी जोश, सौंदर्य और पौरुष से भरा था। एक प्रकार से ये बादल उनके जीवन का प्रतिबिंब है। प्रश्न संख्या 4, अट नहीं रही है कविता के आधार पर उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, फागुन के आते ही मस्त हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण वृक्षों के पत्ते फरफराने लगते हैं। प्रश्न संख्या 5, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल पंक्ति में किस ऋतु और महीने की शोभा का वर्णन है? इस पंक्ति का भाव अपने शब्दों में पठित कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, इस पंक्ति में फागुन मास और वर्षा ऋतु का वर्णन है। भाव यह है कि फागुन मास में वृक्षों की डालियां पत्तों से लद जाती है। वे पत्तियां कहीं लाल है तो कहीं हरी है। प्रश्न संख्या 6, फागुन की मस्ती का मानव मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अट नहीं रही है कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, फागुन की मस्ती के कारण मानव का मन नाच उठता है। उसका मन करता है कि वह भी आकाश में उड़े और हवाओं के साथ विहार करे। प्रकृति की शोभा देखकर वह अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता, वह उसे नित निहारना चाहता है। प्रश्न संख्या 7, फागुन मास की ऋतु का नाम लिखकर उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, फागुन मास में वर्षा ऋतु होती है। उस समय बादल घिर आते हैं, हवाएं सरसर करके चलती हैं, बहती हैं, वृक्षों की डालियां और पत्ते फरफराने लगते हैं, नए लाल पत्ते उग आते हैं, चारों ओर मस्ती ही मस्ती छा जाती है। 8वां प्रश्न है, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, उत्साह कविता में नवजीवन वाले विशेषण 2 शब्दों के साथ लगा है, बादलों के साथ तथा कवि के साथ। बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वर्षा करके मुरझाई सी धरती में नया जीवन फूंक देते हैं। वे धरती को उपजाऊ बना देते हैं और गर्मी से मुक्ति दिलाते हैं, यानी गर्मी से राहत दिलाते हैं। कवि को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वह उत्साह का संचार करके निराश हताश लोगों के जीवन में नया उमंग भरता है। 9 नंबर प्रश्न है, बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? उत्तर, बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा गया है क्योंकि वे वर्षा करके धरती पर नई फसलें, नए रंग, नई सुगंध और नए उत्साह का संचार कर देते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कवि ने उत्साह गीत में बादलों को किस आकांक्षा को पूरा करने वाला बताया है? उत्तर, कवि ने बादलों को जन जन की व्याकुलता दूर करने वाला बताया है। वे गर्मी की तपन से दुखी लोगों को जल बरसाकर शांत करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कवि ने उत्साह कविता बादलों को क्यों संबोधित की है? उत्तर, कवि बादलों को क्रांति का प्रतीक मानता है। बादल ही प्रीत जन को शीतलता प्रदान करते हैं, उन्हें शांति प्रदान करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कवि निराला के अनुसार बादल में क्या संभावनाएं छिपी है? उत्तर, कवि निराला के अनुसार बादल में नवजीवन देने की और शीतलता प्रदान करने की संभावनाएं छिपी है। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको राय परामर्श देना है या आपको यह पाठ कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आके जरूर कमेंट्स कीजिएगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।